Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. Today I will discuss with you one of the important topic, that is contract of indemnity and contract of guarantee. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है और इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनीफायर के राइट्स क्या क्या होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो कि सेक्शन 124 में डिफाइन किया गया है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू अनदर टू सेव हिम फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय him and conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो सेक्शन 124 में डिफाइन किया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी या एक पर्सन किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरे पर्सन से ये प्रॉमिस करता है कि उसकी वजह से या किसी अदर पर्सन की वजह से अगर कोई लॉस होता है तो वो सेकंड पार्टी को उसके लिए क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, या फिर जो भी पेमेंट बनती है वो वाली पार्टी करेगी। सो अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू अनदर टू सेव हिम फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर, जो प्रोमिसर के कंडक्ट की वजह से होता है या फिर किसी अदर पर्सन के कंडक्ट की वजह से होता है, वो किस में आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। नेक्स्ट करते हैं पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये क्या होता है कि कौन कौन सी पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। टू पार्टीज होती हैं, द पर्सन हु प्रोमिसेस टू प्रोटेक्ट अनदर, एक वो पर्सन जो प्रोटेक्ट करता है दूसरे पर्सन को, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेमनीफायर बोलते हैं। जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रोटेक्ट करता है वो क्या होता है, इंडेमनीफायर। द पर्सन हु इज सो प्रोटेक्टेड इज इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफाइड। जो पर्सन प्रोटेक्शन लेता है यानी कि जिसको प्रोटेक्शन मिलती है किसी अदर पार्टी से, वो क्या कहलाता है, इंडेमनिटी होल्डर या फिर इंडेमनीफाइड। दो ही पार्टीज होती हैं इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का। There is a contract between X and Y according to which X has to sell a tape recorder which is selected to Y after 3 months। अब देखिए कि जो एक X है उसने Y से ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, Y ने एक टेप रिकॉर्डर सिलेक्ट किया था और X को कहा था कि वो 3 महीने के बाद इसको परचेज करेगा। ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट Z हैज़ कम टू X एंड हैज़ इंसिस्टेड टू ऑन सेलिंग द सेम टेप रिकॉर्डर टू हिम Z। मीन्स अगले दिन जो है Z आता है X के पास और उससे इंसिस्ट करता है उसको कि वो जो टेप रिकॉर्डर Y ने सिलेक्ट किया है वो Z को सेल कर दे। हियर Z इज प्रोमाइजिंग टू कंपनसेट X फॉर एनी लॉस फेस्ड बाय X ड्यू टू सेलिंग द टेप रिकॉर्डर टू Z। अब अगर ऐसा कोई लॉस X को होता है, जो पहले उसने प्रॉमिस किया था Y को सेल करने के लिए टेप रिकॉर्डर को, अगर कल को आगे कोई लॉस होता है तो Z उस लॉस को बियर करेगा। इस तरीके का उसने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ कोड फॉर्म्ड बिटवीन X एंड Z इज कॉल्ड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए जो X और Z के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टेप रिकॉर्डर के लॉस को लेकर के, कि अगर कोई लॉस होता है इस टाइप का, X और Y अगर कुछ कहता है X को कि तुमने मुझे टेप रिकॉर्डर सेल करने का प्रॉमिस किया था बट अब सेल नहीं कर रहे हो, तो उसका जो लॉस होगा उसको कौन बियर करेगा, उसको Z बियर करेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उन दोनों के बीच में, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें Z क्या है, इंडेमनीफायर है, मीन्स वो प्रोटेक्शन देगा, किसको देगा, X को देगा। अब X इसमें क्या हुआ, इंडेमनिटी होल्डर हुआ या फिर इंडेमनीफाइड आप इसको बोल सकते हो। अब इसमें हम देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एग्रीमेंट, प्रपोजल, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑल, सभी जो लीगल एक तरीके से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो सभी जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में होता है, दोनों पार्टीज़ के, इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनीफायर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है,
वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। देयर मस्ट बी लॉस आइदर बाय द प्रोमिसर कंडक्ट और बाय एनी अदर पर्सन कंडक्ट। अब देखिए कि यहाँ पे ये भी एक कंडीशन होती है या बिल्कुल एक एसेंशियल एलिमेंट होता है इसका कि अगर इंडेमनिटी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वहाँ पर लॉस होना मस्ट है, कि या तो वो प्रोमिसर की वजह से हुआ हो या किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ हो, ताकि जो प्रोमिसर है जिसने प्रॉमिस किया है कि अगर मेरी वजह से कोई लॉस होता है तो मैं उसको भी कंपनसेट करूँगा, या कोई थर्ड पार्टी की वजह से लॉस होता है तो मैं उसको भी कंपनसेट करूँगा। सो यहाँ पे जो है लॉस होना मस्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंडेमनिटी का वो दोनों तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेस तरीके से हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस तरीके से कैसे होगा, आपने रिटर्न में या ओरल में बिल्कुल उसको बोल दिया सामने वाली पार्टी को कि आप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपने अपने बिहेवियर से ये एक्सप्रेस किया है। एंड इम्प्लाइड होता है आपने जस्ट बोला नहीं है, वो इम्प्लाइड कंडीशन है। जैसे कि आप जाते हो अगर रेस्टोरेंट में और वहाँ पे एक ऑर्डर कर देते हो या फिर इशारा भी अगर वेटर को कर देते हो तो वो क्या होता है, वहाँ पे एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। या फिर देखिए अगर आप किसी बस में बैठे हो एंड वहाँ पे सभी को कंडक्टर ये नहीं बोलेगा कि आपको जाके बोलेगा कि टिकट लो टिकट लो, आपको ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि अगर आपको बस में ट्रैवल करना है तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी। सो ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है। सो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए वो किस में आते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। इट इज़ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बाय नेचर। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटीजेंट होता है। कंटीजेंट होने का क्या मतलब है, क्योंकि देखिए हमारा जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है, किसी को नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। हो सकता है कोई बेनिफिट हो जाए, हो सकता है कोई लॉस हो जाए। यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है ये लॉस को लेकर किया जा रहा है। फ्यूचर अनसर्टेन होता है। सो अगर फ्यूचर में लॉस होता है तो जो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को प्रोटेक्ट करेगी, लॉस से को कंपनसेट करेगी। सो इसी बेस पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर commences when the indemnified suffers from loss according to the terms and condition of the contract। अब जो लाइबिलिटी बनती है इंडेमनीफायर की, मीन्स जो प्रोटेक्शन देता है, उसकी लाइबिलिटी कब अराइज होती है, उसकी लाइबिलिटी तब अराइज होती है जब इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर यानी कि जिसको प्रोटेक्शन मिलनी है उसको कोई लॉस होता है, तभी जो लाइबिलिटी है इंडेमनीफायर की वो अराइज होती है। अब नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस। जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं देखिए वो लॉस की होते हैं, जैसे जनरल इंश्योरेंस है, गाड़ी का है, बाइक, ये सभी जो किस में आते हैं वो आते हैं आपके इंश्योरेंस में। अब लेकिन इसमें लाइफ इंश्योरेंस का जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इसमें नहीं आता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको याद रखना है सभी कॉन्ट्रैक्ट जो आते हैं इंश्योरेंस के वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर अनसर्टेन होता है, कब क्या मिस हैपनिंग हो जाए उसके लिए उसके लॉस को कंसीडर करके इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन लाइफ का जो इंश्योरेंस होता है वो आपके इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। सो अब राइट क्या है इंडेमनिटी होल्डर की। इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, जिसको प्रोटेक्शन मिलती है। अब उसके राइट्स क्या होंगे, द राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर आर डिपेंडेंट ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज अ जनरल रूल। सेक्शन 125 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 125 में क्या डिफाइन किया गया है, कम्स इनटू प्ले व्हेन द इंडेमनिटी होल्डर इज शू अंडर स्पेसिफिक सिचुएशन। अब देखिए कि इसमें जो है ये डिफाइन किया गया है कि आपको जो जैसे कि आपको किसी अदर पार्टी ने ये प्रॉमिस किया था कि वो जो है आपको अगर कोई लॉस होता है तो उससे प्रोटेक्ट करेगा, तो आपको अब क्या राइट मिला है इससे कि आप शू कर सकते हो अगर आपको कोई लॉस होता है, और अगर वो मना कर रहा है आपको कंपनसेट करने से, लॉस को कंपनसेट करने से, तो आपके पास क्या राइट होगा कि आप शू कर सकते हो स्पेसिफिक सिचुएशन में कि वो जो है अब आपके लॉस को कंपनसेट करे, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब राइट क्या है इंडेमनिटी होल्डर के 125 में क्या क्या बताया गया है,
क्लेम फॉर डैमेजेस। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था XYZ का कि X और Y के बीच में पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था टेप रिकॉर्डर को लेके, फिर Z ने क्या बोला कि Z जो है उसको परचेज करना चाहता है कि अगर बाद में Y आता है और कोई लॉस तुम्हें होता है तो मैं जो X को कॉन्ट्रैक्ट किया X के साथ कि वो उसको पे कर देगा। सो वो क्या थे, डैमेजेस के लिए शो कर सकता है, क्लेम कर सकता है। एक इंडेमनिटी होल्डर अगर उसको कोई डैमेज होते हैं क्लेम कर सकता है कॉस्ट ऑफ शूट, यानी कि उसने शूट करने के लिए अपने डैमेजेस को पाने के लिए या जो उसका राइट बनता था उसको शो करने में जो भी चार्जेस लगे हैं उसको भी वो रिकवर कर सकता है इंडेमनिटी से, इंडेमनीफायर से। रिकवरी ऑफ सम्स पेड अंडर कंडीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज सेक्शन 125(3). अब इसमें आपको ये एक तो सेक्शन पता होने चाहिए कि डैमेजेस का सेक्शन कौन सा है और अगर कॉस्ट ऑफ शूट के लिए किया जाता है क्लेम तो उसका सेक्शन कौन सा है, यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट था। अब नेक्स्ट है राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर। अब इंडेमनीफायर कौन था, जो प्रोटेक्शन देता है, जो अदर पार्टी को ये प्रॉमिस करता है कि वो लॉस को कंपनसेट करेगा। मींस प्रॉमिसर को आप क्या बोलते हो, इंडेमनीफायर बोलते हो। अब इंडेमनीफायर को क्या राइट मिलते हैं, राइट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। अब देखिए सब्रोगेशन का क्या मतलब होता है कि जो आपका इंडेमनीफायर है उसको यहाँ पे ये राइट मिलता है कि उस टाइम पे उसने जो कंपनसेट किया है तो वो भी अपने लॉस को रिकवर करा सकता है, सब्रोगेट कर सकता है टू शू अगेंस्ट थर्ड पार्टी आफ्टर इंडेमनीफाइंग द इंडेमनिटी होल्डर। और वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी जो है वो शू कर सकता है, मीन्स इंडेमनीफाइंग द इंडेमनिटी होल्डर। क्योंकि देखिए अगर उसने जो उसके एक्स के बिहाफ पे जो टेप रिकॉर्डर था उसने जेड ने प्रॉमिस किया कि वो अगर कोई लॉस होता है तो वो पे कर देगा उस टाइम पे, तो उसको भी ये अगेंस्ट थर्ड पार्टी के लिए राइट मिलता है कि वो शू कर सकता है नोट टू कंपनसेट फॉर लॉसेस नॉट कवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो उसके लॉस के अंडर नहीं आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर नहीं आते हैं और फिर भी वो पे करता है तो वो क्या कर सकता है, बाद में उनको चार्ज कर सकता है किससे, इंडेमनिटी होल्डर से। नोट टू कंपनसेट फॉर लॉसेस नॉट कवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट से आउट साइड थे उन लॉसेस को वो किससे रिकवर कर सकता है, उससे कर सकता है इंडेमनिटी होल्डर से जिसको उसने प्रोटेक्शन दी थी और उसके लिए चार्जेस को पे किया था। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 126 में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है उसमें जो इंडेमनीफायर होता है वो पहले ये प्रॉमिस करता है कि मेरी प्राइमरी लायबिलिटी रहेगी, अगर कोई लॉस होता है तो मैं उसको पे करूँगा, मैं उसको कंपनसेट करूँगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसमें जो लायबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है। अब डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। मीन्स अगर एक पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है तभी उस दूसरी पार्टी का ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है उसको फुलफिल करे, यानी कि डिफ़ॉल्ट करने के बाद ही उसकी लायबिलिटी अराइज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज नोन एज द श्योरिटी। जो पर्सन गारंटी देता है वो क्या कहलाता है, श्योरिटी कहलाता है। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom द गारंटी इज गिवन टू नोन एज द प्रिंसिपल डेटर। और जिसके लिए गारंटी दी जाती है वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डेटर। एंड द पर्सन टू whom द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर। और जिसको गारंटी दी जाती है वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। अब जो इंडेमनिटी का जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा उसमें दो ही पार्टी थी, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। अब यहाँ पे तीन पार्टी आ गई हैं। जो गारंटी दे रहा है मीन्स श्योरिटी, जिसके लिए दे रहा है प्रिंसिपल डेटर, और जिसको दे रहा है गारंटी वो है क्रेडिटर। मीन्स ये जो तीन पार्टी हैं वो आती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में और जो दो पार्टी हैं वो आती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। Y is in need of ₹10,000 upon guarantee by Z. Y has got the amount from X. Here X, Y, Z are creditor, principal, debtor and surety respectively. अब देखिए जो Y है उसको 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। अब जो अपॉन गारंटी बाय Z
कि वो जेड उसके लिए, देखिए सबसे पहले एक तो ये मानना होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो तभी अराइज होता है, मान लीजिए एक पार्टी के पास उसको पेमेंट करनी है, उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, अगर उसके पास उतना अमाउंट है तो हम किसी और को गारंटर अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, मान लीजिए पेमेंट के लिए 10,000 रुपीज़ की पेमेंट है एंड उसके पास पैसे जो है वो 8,000 है, वो कहता है कि अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो मेरे बिहाफ पे जो वाई है, एक्स वाई जेड का एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स के पास पैसे नहीं थे, उसने वाई को बोल दिया और जेड को पेमेंट करनी थी, तो ऐसे केस में वाई क्या करेगा, गारंटर बन जाएगा कि अगर ये एक्स नहीं देता है तो मैं दे दूंगा। सेम उसी तरीके से जैसे कि आप कभी लोन लेते हो तो लोन लेने के टाइम पे वो क्या बोलते हैं कि हमें कोई गारंटर चाहिए, गारंटी श्योरिटी चाहिए। उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए बैंक आपको लोन देता है, वो एक गारंटर की डिमांड करता है, अगर आप उस लोन की पेमेंट नहीं करोगे तो जो गारंटर है बैंक वाले उसको पकड़ेंगे, उससे जो अमाउंट है वो लेंगे और फिर जो गारंटर है, मान लीजिए जिसने आपके लिए गारंटी दी थी, बाद में वो आपसे अपने पैसे निकलवाएगा, ये चीज़ होती है। तो इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस में आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आता है। अब इसके लिए एसेंशियल फीचर्स क्या हैं गारंटी के, एक तो इसमें 3 पार्टी होती है, एक तो श्योरिटी होता है, प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर। अब ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरीके से किसके बीच में बनते हैं। सबसे पहले तो एक प्रिंसिपल डेटर होता है, एग्जांपल लेते हैं जैसे कि आप और बैंक, आपके बीच और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आपके और जो श्योरिटी है मीन्स जो गारंटी दे रहा है और जो बैंक है उसके बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका गारंटर उसको पे करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, बैंक के बीच में और जो आपके लिए गारंटी दे रहा है उसके बीच में। फिर एक थर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बनता है, श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर, जो आपके लिए गारंटी दे रहा है उसके बीच में और एक आपके बीच में। ये जो किस तरीके का एग्रीमेंट होता है, ये 3 एग्रीमेंट इसमें बनते हैं। अब लायबिलिटी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में जो लायबिलिटी अराइज होती है वो इंडेमनीफायर की होती है प्राइमरी लेवल पर, लेकिन यहाँ पे जो श्योरिटी होता है उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी में अराइज होती है। अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट द प्राइमरी लायबिलिटी इज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर एंड ओनली सेकेंडरी लायबिलिटी इज ऑफ द श्योरिटी। देखिए आपने अगर बैंक से कोई लोन लिया है तो ये पहले आपकी लायबिलिटी है, आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बैंक को पेमेंट करो, लेकिन इन केस आप नहीं कर पाते हो, कोई प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं कर पाते हो, तो तब जो है श्योरिटी की मीन्स जो गारंटर है उसकी ये लायबिलिटी बनती है कि आपके बिहाफ पे वो पेमेंट करे क्योंकि उसने गारंटी दी थी। ये किस में आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आता है। एसेंशियल, एक तो वैलिड तो कॉन्ट्रैक्ट होना ही चाहिए, ये तो हम पहले से मान के चल रहे हैं, होना ही चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें एग्रीमेंट हुआ हो, एक्सेप्टेंस प्रपोजल, लॉफुल कंसिडरेशन और पार्टीज़ की कैपेसिटी होनी चाहिए, धोखेबाजी से जो है कॉन्ट्रैक्ट ना किया गया हो, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़ एंड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर बट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन no direct consideration in the contract between the surety and creditor. Consideration of principal debtor is considered to be adequate for the surety. ये किस में आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। अब जो है गारंटी कितने टाइप्स की होती है, एक स्पेसिफिक गारंटी होती है, एक कॉन्टिन्यूइंग गारंटी होती है। स्पेसिफिक वाली कौन सी होती है, व्हेन अ गारंटी एक्सटेंड टू अ सिंगल ट्रांजैक्शन और डेट इट इज़ नोन एज स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी। अब जो आपकी एक गारंटी आपने देखी दी है, मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड के बिहाफ पे, आपका फ्रेंड कोई सामान परचेज करने जाता है शॉप पे, आपने उसके लिए गारंटी दी है कि अगर ये पेमेंट नहीं करता है तो इतने टाइम पीरियड तक या इतनी ट्रांजैक्शन तक या सिर्फ इतनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन तक ही आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। मान लीजिए आपने लिमिट फिक्स कर दी कि 1 महीने के लिए जो है आप जितना भी ये ट्रांजैक्शन करता है और बाद में अगर डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट करने में तो आप कर दोगे। ये एक सिंपल गारंटी होती है, स्पेसिफिक गारंटी होती है कि जितना आपने बोला है उतने के लिए ही आप पे करोगे। नेक्स्ट आती है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। व्हेन अ गारंटी एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इट इज़ कॉल्ड कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, कि वो जो है एक कॉन्टिन्यू जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जब मर्जी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है आपका फ्रेंड, आपने बस गारंटी दी हुई है कि जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन होगी
होगी। अगर वो केस ऐसा केस बनता है कि वो डिफ़ॉल्ट करेगा पेमेंट में, तो आप उसके लिए पेमेंट करोगे। ये आता है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में। अब डिफरेंस देखते हैं इंडेमनिटी एंड गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में, जो एग्जाम में पूछा जाता है मेनली। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसकी क्या लायबिलिटी बनती है। जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इंडेमनीफायर क्या बोलता है कि इंडेमनिटी होल्डर को अगर कोई लॉस होता है तो वो उसको कंपनसेट करेगा। एंड गारंटी में, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में जो श्योरिटी है वो ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर अगर पेमेंट नहीं करता है, डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट करने में, तब वो उसकी पेमेंट करेगा। सो ये किस में, ये था पहले जो उनका मीनिंग बनता है उसके बिहाफ पे डिफरेंस। अब बात करते हैं कि कौन से सेक्शन में किसको डिफाइन किया गया है। 124 में डिफाइन किया गया है इंडेमनिटी को एंड 126 में डिफाइन किया गया है गारंटी को। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दो पार्टी होती है, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। लेकिन जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें तीन पार्टी होती हैं, श्योरिटी, क्रेडिटर और डेटर। मीन्स एक तो जो गारंटी दे रहा है, गारंटी जिसको दी जा रही है, और गारंटी जिसके लिए दी जा रही है। अब लायबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है, इंडेमनीफायर की होती है। मीन्स जो प्रोमिसर होता है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं लॉस को कंपनसेट करूंगा। लेकिन जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सेकेंडरी लायबिलिटी होती है कि पहले तो पेमेंट करेगा प्रिंसिपल डेटर, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तभी पेमेंट करेगा श्योरिटी। अब जो पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, वो पर्पस होता है कि हम अदर पार्टी को लॉस से सफ़र करने से बचाएं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसका पर्पस होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है assure the creditor that either the contract will be performed or liability will be discharged। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसमें ये अश्योरेंस मिलती है क्रेडिटर को, जो पैसे दे रहा है उसकी एश्योरेंस मिलती है कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये परफॉर्म किया जाएगा। मीन्स अगर आपसे कोई पैसे ले रहा है तो वो आपको पेमेंट वापस मिलेगी। मीन्स अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके बदले में मैं पेमेंट कर दूंगा। ये एश्योरेंस किसको दी जाती है, क्रेडिटर को दी जाती है। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो लायबिलिटी राइज होती है वो कंटीजेंस बेसिस पर होती है, क्योंकि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है। हम पहले ही लॉस को कंसीडर करके चल रहे हैं कि अगर कोई लॉस होता है तो उसको जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए पे करेगी, कंपनसेट करेगी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसमें लायबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है। वो होता है कॉन्टिजेंट वाला इंडेमनिटी में, कि हो सकता है कोई लायबिलिटी अराइज हो जाए और तब उसको पेमेंट करनी पड़े। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तो उसको पहले से ही पता है कि उसकी लायबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल डेटर अगर डिफ़ॉल्ट करेगा तो पेमेंट किसको करनी पड़ेगी, श्योरिटी को करनी पड़ेगी। सो ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट